नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए आज हम जानते हैं रंगभूमि उपन्यास का कथानक या कथासार। जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि रंगभूमि प्रेमचंद जी का सबसे वृहदाकार उपन्यास है। उपन्यास का मुख्य मंच काशी के पास पांडेपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती है, परंतु उसके कुछ दृश्य बनारस, उदयपुर रियासत और भीलों की एक बस्ती में भी घटित होते हैं। उपन्यास की मुख्य भूमिका में है अंधा भिखारी सूरदास, जो प्रकारांतर से इस उपन्यास का नायक भी कहा जा सकता है। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति है। वह पांडेपुर बस्ती में छोटी सी झोपड़ी में रहता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। और यह बस्ती भी उसी के जैसे गरीब लोगों की है, जिसमें बजरंग अहीर और उसकी पत्नी जमुना दूध बेचने का काम करती हैं। भैरव, जो कि ताड़ी बेचने का धंधा करता है, वह अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सुभागी के साथ वहाँ रहता है। इसी प्रकार से जगधर खोमचे वाला है और ठाकुर दीन पान बेचने वाला है। नायक राम पंडित है, जो ठाकुर जी के मंदिर में ही रहता है। ताहिर अली जॉन सेवक की चमड़े की आड़त पर गुमास्ता है। जॉन सेवक एक उद्योगपति है। उसके गोदाम के पीछे एक विस्तृत मैदान खाली पड़ा है, जहां आसपास के जानवर चरने आते हैं। उसी जमीन पर उद्योगपति जॉन सेवक जो है वो सिगरेट का कारखाना लगाना चाहता है, और संयोग से ये जमीन अंधे सूरदास की है। परंतु सूरदास इस बात के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि कारखाना खुल जाने पर गांव वालों का तो कुछ भला होगा नहीं, अपितु उनकी आज़ादी नष्ट हो जाएगी और सारे गांव वाले शहर के पूंजीपतियों के आश्रित हो जाएंगे, और फिर उनमें नीति धर्म का भी लेश मात्र नहीं रहेगा। एक उद्योगपति जिसके निकट के संबंध कुंवर सिंह, महेंद्र सिंह तथा शासन अधिकारियों से है, उसके सामने एक अंधा भिखारी सूरदास, उसकी हैसियत ही क्या है। परंतु सूरदास चूंकि इस उपन्यास का नायक भी है, तो वह इस अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करता और उसका सक्रिय विरोध करना ही अपना धर्म समझता है। इस मुख्य कथा के साथ साथ जॉन सेवक की गृहस्थी की कहानी भी इसमें साथ साथ चलती है। जॉन सेवक अपनी पत्नी और एक लड़का प्रभु सेवक तथा लड़की सोफिया और वृद्ध पिता ईश्वर सेवक के साथ रहते हैं। ईश्वर सेवक एक श्रद्धालु क्रिश्चियन है, जो प्रभु ईसा मसीह की शरण में है और हर वक्त यीशु मुझे अपने दामन में छुपाओ की रट लगाते रहते हैं। जॉन सेवक की पत्नी एक कट्टर क्रिश्चियन महिला है और वह चाहती है कि उसकी गिनती यूरोपियनों में हो और सभी देशी लोगों को वह अपने सामने तुच्छ समझती है। परंतु उसकी बेटी उससे बिल्कुल पृथक विचारों की है। यही कारण है कि उसकी बेटी से उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। दोनों के आचार विचार में बहुत फर्क है। बेटी सोफिया एक पढ़ी लिखी नवयुवती है। युवावस्था में ही उसे दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि होती है। किसी भी धर्म सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर कसकर ही वह स्वीकार करती है। जब मिसेस सेवक उससे पूछती है कि क्या तू प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझती है, उस पर सोफिया जवाब देती है, कदापि नहीं। मेरा विश्वास है कि अगर मेरी मुक्ति हो सकती है तो सिर्फ मेरे कर्म से होगी। यह तर्क सम्मत उत्तर पाकर के मिसेस सेवक क्रोधित हो जाती है और कहती है, तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिक लगेगी
और तेरी मुक्ति न होगी। माँ के मुंह से ऐसी जली कटी बातें सुनकर सोफिया अपमानित होती है और दुखी होकर घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में संयोगवश वह कुंवर भरत सिंह के महल तक पहुंच जाती है। वहां रास्ते में एक दुर्घटना होती है। तब उस दुर्घटना में वह एक युवक की जान बचाती है और इस कार्य में वह खुद आग में झुलस जाती है, अतः बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे उठाकर कुंवर सिंह भरत सिंह जी के घर लाया जाता है, क्योंकि जिस युवक की जान उसने बचाई थी वह कुंवर भरत सिंह का बेटा विनय सिंह था। 3 दिनों बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कुंवर सिंह की पत्नी रानी जाह्नवी और कुंवर भरत सिंह उसकी देखभाल करते हैं। वहीं पर उसे अपनी पुरानी सहेली इंदु भी मिलती है, जो कुंवर सिंह जी की बेटी है। उसकी शादी राजा महेंद्र सिंह से हुई है। इस विवाह से वे प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि राजा साहब अब म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान हैं तथा सार्वजनिक कार्यों में उन्हें अपनी पत्नी के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही सोफिया के माता पिता को इसकी खबर मिलती है तो वे कुंवर भरत सिंह के बंगले पर सोफिया से मिलने आते हैं, लेकिन रानी आग्रह करके उसे अपने घर ही रख लेती है। जाह्नवी बड़े अभिमान से अपने पुत्र के बारे में सोफिया से बातें करती है। जाह्नवी ने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत ही अनोखे ढंग से किया है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा महाराणा प्रताप, अभिमन्यु और दुर्गादास की भांति जाति का मस्तक ऊंचा करने वाला हो। राजघराने से होकर भी रानी ने बचपन से ही उसे त्याग और विरक्ति की शिक्षा दी है। विनय सिंह आज भी किसी योगी की तरह ही जीवन बिताता है। भोग विलास का नामो निशान उसके व्यवहार में नहीं है। सोफिया का भाई प्रभु सेवक कविताएं करने वाला एक पढ़ा लिखा नवयुवक है, अतः उसकी और विनय सिंह की दोस्ती हो जाती है। रानी जाह्नवी के बेटे विनय सिंह से सोफिया का परिचय होता है और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे जैसे परिचय बढ़ता जाता है वे एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होते जाते हैं। सोफिया और विनय के प्रेम की बात जब जाह्नवी जानती है तो वो क्रोधित हो जाती है, क्योंकि जाह्नवी अपने बेटे को जाति का उत्थान करने वाले एक महान नेता के रूप में देखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि एक क्रिश्चियन युवती के प्रेम में फंसकर उसका पुत्र अपने जीवन ध्येय से, अपने कर्तव्य से दूर हो जाए। अतः वह उसे राजपुताना अपनी सेवा समिति के कार्य के लिए भेज देती है। सोफिया भी निराश होकर अपने घर लौट जाती है। कुंवर सिंह का परिवार तथा जान सेवक का परिवार, इनकी कथा के साथ साथ पांडेपुर बस्ती के लोगों की कथा भी समानांतर इसमें चलती है। अंधा भिखारी सूरदास भीख मांगकर अपने भतीजे मिठवा का पेट पालता है। खुद आधा पेट खाकर मिठवा को दूध रोटी खिलाता है। बस्ती में रहने वाले हर एक आदमी की एक कहानी है। जॉन सेवक के मुंशी ताहिर अली की कथा भी बड़े विस्तार से उपन्यास में कही गई है। ताहिर अली के पिता मुस्लिम विभाग से कांस्टेबल से थानेदार तक पहुंच गए थे और तब रिटायर हुए थे। जायदाद के नाम पर ताहिर अली के पास कुछ नहीं है, बल्कि उसकी 2 सौतेली माताएं और 3 सौतेले भाई हैं। ताहिर अली का खुद का परिवार भी बहुत बड़ा है। उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है। इतना बड़ा परिवार और 30 रुपये उसे मिलते हैं। इस नौकरी में उसे पालना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी भाइयों को वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि पढ़ लिख करके आदमी बन जाए।
बस्ती के लोग रोज रात को ठाकुर जी के मंदिर में भजन करने के लिए आते हैं और जैसे कि गरीब लोगों की बस्ती में होता है, वहाँ पहले लड़ाई झगड़ा होता है, मस्करी होती है और फिर भजन कीर्तन होता है। भजन के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मौका देख करके जॉन सेवक कुंवर साहब से गोदाम के पीछे की जमीन के बारे में बोलते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि वो सूरदास को जमीन बेचने के लिए राजी करे तथा अपने सिगरेट के होने वाले कारखाने के 500 शेयर्स लेने का वादा वो कुंवर सिंह से ले लेते हैं। कुंवर सिंह सूरदास से जमीन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सूरदास नहीं मानता क्योंकि वह निर्धन भिखारी अवश्य है, परंतु वह पैसे के लालच में आकर अपनी जमीन, बाप दादाओं की जमीन बेचना नहीं चाहता और फिर उसके मत से उस जमीन पर सिगरेट का कारखाना यानी आम जनता की बर्बादी या नुकसानी है। वहीं पर ताड़ी बेचने वाला भैरो रोज ताड़ी पीकर नशे में अपनी पत्नी सुभागी को बहुत पीटता है। इस पिटाई से डरकर सुभागी आसपास के घरों में आश्रय के लिए जाती है, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती और तब वह सूरदास की झोपड़ी में घुस जाती है। सूरदास उसे आसरा देता है। एक बार तो वो भैरों से लड़कर सुभागी को बचाता भी है। इस बात से भैरो सूरदास से नाराज हो जाता है और जब सूरदास उसे आश्रय दे देता है तो भैरो के मन में यह संदेह भी उत्पन्न हो जाता है कि कहीं सुभागी और सूरदास में कुछ साठगांठ तो नहीं चल रही, परंतु वास्तव में सूरदास सुभागी पर दया खाकर मानवता की दृष्टि से ही उसकी सहायता करता है। सुभागी के मन में भी उसके प्रति स्नेह पैदा होता है। वह सूरदास की झोपड़ी में झाड़ू लगा जाती है, कभी घर वालों की आंख बचाकर उसे कुछ खाने का सामान भी ले जाती है, तो कभी मिठुआ, उसके भतीजे मिठुआ को अपने घर ले जाकर उसे गुड़ चबेना खाने को देती है। इधर भैरो ईर्ष्या की आग में जल रहा है क्योंकि सूरदास ने उसकी पत्नी सुभागी को आसरा दिया था, तो वह अवसर पाकर सूरदास की झोपड़ी जला देता है। परंतु झोपड़ी जलाने से पहले वह सूरदास के पैसों की पोटली भी चुरा लाता है, जिसमें सूरदास की जन्म भर की कमाई है। पोटली में 500 से ज़्यादा रुपए हैं। इन रुपयों से उसे गया जाकर पितरों का पिंडदान करना था, मिठुआ की सगाई करनी थी। लेकिन सूरदास की जब झोपड़ी जलकर राख हो जाती है तो इसके साथ साथ उसकी सारी इच्छाएं भी जलकर राख हो जाती है। परंतु वह उस रुपयों की पोटली के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भिखारी के लिए दरिद्रता इनकी लज्जा की बात नहीं होती जितना धन। अर्थात अगर वो किसी से पोटली की बात कहेगा तो लोग कहेंगे कि तुम तो भिखारी थे, तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए। इसी डर से वह पोटली के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। जब सुभागी पोटली के बारे में जान जाती है तब वह भैरव के घर में फिर से जाकर रहने लगती है और सभी काम दौड़ दौड़ कर करती है और मौका पाकर एक दिन पोटली उठा लाती है और सूरदास को वापस कर देती है। परंतु सूरदास उन पैसों को स्वीकार नहीं करता और वह पोटली भैरव को वापस दे देता है। यहाँ पर कहानी के नायक सूरदास का व्यक्तित्व एक ऊंचाई पर पहुँच जाता है, पर भैरव और बस्ती वाले लोग जो निम्न सोच के हैं, कम सोच के आदमी हैं, उनके पल्ले यह बात नहीं पड़ती। परंतु अब सब उसकी महानता को नहीं समझ पाते। सभी सुभागी और सूरदास पर आरोप लगाने लगते हैं। तब पहली बार सूरदास अपनी जुबान खोलता है और कहता है कि मेरा और सुभागी का रिश्ता बिल्कुल पवित्र है और इसके लिए मैं कसम खाता हूँ। और साथ ही सुभागी के सतीत्व का बखान भी करता है और सबको चेतावनी देता है कि आज नहीं तो एक दिन तुम जान पाओगे कि अंधा निरपराध था। वहाँ पर दूसरी ओर उदयपुर गए विनय सिंह को वहाँ के राजा झूठा आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। विनय सिंह की मदद करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए
कुंवर भरत सिंह और डॉक्टर गांगुली जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु रानी जाह्नवी किसी को जाने नहीं देती, क्योंकि उसका कहना है कि विनय सिंह अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इधर मुख्य न्यायाधीश मिस्टर क्लार्क मिस सोफिया से शादी करने की आस लगाए हैं। जब सोफिया को इस बात का पता चलता है कि विनय सिंह को जेल में डाल दिया गया है, तो सोफिया विनय सिंह की मदद के लिए मिस्टर क्लार्क से प्रेम का नाटक करती है और उसके पद का फायदा उठाते हुए उसके साथ उदयपुर जाकर विनय सिंह से मिलती है। लेकिन विनय सिंह को जब उसकी इस बात का पता चलता है तो वह उसकी मदद से जेल से रिहा होने से इनकार कर देता है। कुंवर भरत सिंह से भी रहा नहीं जाता, वह काशी से उदयपुर नायक राम पंडित को विनय सिंह की मदद के लिए भेजते हैं। नायक राम विनय को कहता है कि उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब है, जिससे वह विचलित होकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रकार नायक राम की मदद से विनय जेल से भाग निकलता है। मिस्टर क्लार्क की गाड़ी के नीचे दबकर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। गाड़ी के पास भीड़ जमा होने लगती है। यह देखकर मिस्टर क्लार्क पिस्तौल चला देते हैं, जिससे एक और मृत्यु हो जाती है। क्लार्क और सोफिया गाड़ी लेकर बंगले की तरफ भाग जाते हैं। जनमत उन दोनों के विरुद्ध हो जाता है और उन्हें मारने के लिए लोगों के झुंड निकल पड़ते हैं। जेल से भागे विनय सिंह जब इस भीड़ को देखता है तो परिस्थिति का ब्यौरा लेता है। अब उसे डर लगता है कि कहीं यह भीड़ सोफिया को नुकसान न पहुंचा दे, तो उसे उसकी चिंता होती है और नायक राम के बार बार मना करने पर भी वह मिस्टर क्लार्क के बंगले पर पहुंच जाता है। वहां सोफिया भीड़ पर काबू रखने के लिए सबसे शांति से वहां से चले जाने के लिए कहती है। तभी कहीं से एक पत्थर आकर उसके सिर पर लगता है। विनय सिंह से यह देखा नहीं जाता कि वह वीरपाल, जो विद्रोहियों का नेता है, उस पर गोली चलाता है। वीरपाल तो बच निकलता है, पर विनय के पिस्तौल चलाने का संकेत पाकर सिपाही लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। इसके कारण पूरी जनता विनय सिंह के विरुद्ध हो जाती है और सबको यही लगता है कि विनय सिंह तो सरकार से मिला हुआ है और शायद इसी शर्त पर उसे जेल से छोड़ा गया है। और इस भागदौड़ में सोफिया वहां से लापता हो जाती है। विनय सिंह के हाथ लोगों के क्रोध और ईर्ष्या देश के सिवाय कुछ नहीं लगता। रानी जाह्नवी को यह समाचार जब मिलता है तो वह विनय सिंह को पत्र लिखती है, जिसमें कि वह उसे अपने प्राणार्पण करने के लिए कह देती है। विनय सिंह वापस घर लौटने के लिए गाड़ी पकड़ता है। तभी गाड़ी में उसकी अचानक सोफिया से भेंट हो जाती है। सोफिया पहले तो उससे बहुत नाराज होती है और भावावेश में आने से ही विनय से वीरपाल पर गोली चली थी, जिससे कई निरपराध लोगों की हत्या हो गई। लेकिन अब विनय से मिलने पर सोफिया उससे स्नेह ही प्रकट करती है। रानी जाह्नवी का पत्र पढ़कर विनय रानी के पास जाना चाहता है, परंतु वह उसे जाने से मना करती है और वे दोनों बीच के स्टेशन पर उतरकर एक भीलों की बस्ती पर जाकर रहने लगते हैं। वहां वे दोनों साल भर रहते हैं, फिर एक दिन घर वापस लौटते हैं। रानी जाह्नवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह निर्मल मन से दोनों को स्वीकार कर लेती है। इधर पांडेपुर बस्ती में लाट साहब का हुक्म आता है कि बस्ती की जगह सरकार चाहती है, अतः हर एक को अपने अपने घर का मुआवजा मिल जाएगा। 1 मई को बस्ती खाली करनी पड़ेगी। मुआवजा तय करने में भी खूब भ्रष्टाचार होता है। नायक राम को जहां पंडित है उसको 3000 रुपये का मुआवजा मिलता है, तो अंधे सूरदास के लिए 1 रुपया तय हुआ। परंतु सूरदास अपनी झोपड़ी देने के लिए
कतई तैयार नहीं होता और इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। बस्ती वाले भी इस आवाज़ में उसका साथ देते हैं। लोग बड़ी संख्या में जमा होने लगते हैं। दंगा होने की संभावना देखकर सुप्रिटेंडेंट साहब सिपाहियों को हायर करने की आज्ञा देते हैं। राजा महेंद्र सिंह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु चूंकि आदेश मिल चुका है और सिपाहियों की बंदूकें भी चलने लगी है, कई लाशें गिरती है। सूरदास को बहुत दुख होता है कि उसके कारण बस्ती में आज कई लोगों की जानें गई। वह अब दूसरी घटना में लोगों को शांत रखने के लिए कहता है और कहते हैं कि आप यहाँ पर एकत्रित मत हो और यहाँ से चले जाओ। परंतु हड़बड़ी में मिस्टर क्लार्क को ऐसा लगता है कि सूरदास लोगों को भड़का रहा है। बस वह तुरंत अपनी पिस्तौल निकालते हैं और सूरदास पर गोली चला देते हैं। सूरदास गिर जाता है। यह देख करके भीड़ बेकाबू हो जाती है। लोगों को शांत रखने के लिए और कोई भी दुर्घटना की संभावना को टालने के लिए विनय सिंह लोगों से शांत रहने की अपील करता है, लेकिन जनता अब उसके विरुद्ध है, क्योंकि जनता ये समझती है कि वह सरकार से मिला हुआ है और उस पर ताने कसने लगती है। विनय सिंह को अपना इतना बड़ा अपमान और कलंक सहन नहीं होता। तब भावनाओं के आवेग में आकर वह पिस्तौल निकालकर खुद ही पर निशाना साधता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों की आंखें खुलती है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ सूरदास को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग चंदा जमाकर उसकी एक प्रतिमा बनाते हैं, जिसकी प्रतिष्ठापना उसकी झोपड़ी के ही स्थान पर रानी जाह्नवी के हाथों की जाती है। इधर मिस सोफिया प्रेम में असफल होकर गंगा में डूबकर अपनी जान दे देती है और इस प्रकार वह अपने प्रेमी विनय से मिलने चली जाती हैं। यहाँ पर रानी जाह्नवी, उनकी पुत्री इंदु और डॉक्टर गांगुली जो है वो सेवा समिति के कार्य में जुट जाते हैं और इसी के साथ उपन्यास का समापन